स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज एक और बॉक्स देखेंगे। आज हम देखेंगे हैंगिंग बॉक्स। हैंगिंग बॉक्स जो कि होगा 25% विंडो के साथ। इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे। प्रिंटिंग के लेआउट में डाई लाइन, क्रीज लाइन और प्लीट, इन सभी चीजों को क्रिएट करना सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे और एक बिगिनर स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा हैंगिंग बॉक्स जो कि 25% विंडो के साथ। 25% विंडो का मतलब ये है जी फ्रंट साइड में जो जितना पार्ट आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है या जितना पार्ट से आपको अंदर का प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये है जी 25% विंडो। कुछ 50% भी होते हैं जो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ 75% भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट भी आप कह सकते हो या विंडो भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो 75% में या तो ऊपर की साइड में कुछ पार्ट जिसका होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, या फिर नीचे से कुछ पार्ट रखा जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पेपर का होता है, ठीक है जी। उसमें ज्यादातर 75% जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, राइट। तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर टॉय में यूज में लिया जाता है, ठीक है। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में ही इस तरह के बॉक्स को यूज में लिया जाता है, राइट। खासकर ये जो हैंगिंग बॉक्स है इसमें हमेशा हल्की फुल्की चीजों को यूज में लिया जाता है। तो जैसे कि चार्जिंग केबल या फिर डेटा केबल या फिर ईयरफोन, इस तरह की जो हल्की फुल्की चीजें हैं उनको इस बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स में एक और अलग तरह का बॉक्स आता है जिसमें एक होल्डर भी होता है। आप कहोगे होल्डर क्या चीज है? होल्डर उन चीजों के लिए बनाया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब वो छोटे होते हैं, उनका जो बॉक्स होता है आपने देखा होगा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो जो छोटी चीज है अगर बड़ी चीज में रखेंगे और उस बॉक्स को हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो इधर उधर जाएगा, और वो इधर उधर ना जाए तो उसके एक जगह बने रहने के लिए उसके लिए एक होल्डर बनाया जाता है। अब होल्डर दो तरीके से बनाया जाता है, या तो एक्स्ट्रा बनाया जाता है अलग से पीवीसी से बनाकर उसके अंदर लगाया जाता है। दूसरा तरीका है कि उस पेपर से ही बनाया जाता है जिस कार्डबोर्ड से उसका बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। उसको अलग किसी और वीडियो में मैं समझा दूंगा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसका साइज ले लेंगे। साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। अगर बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो जो मैं साइज बताऊंगा उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है जी। तो साइज हमने यहाँ पे लिया विड्थ 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, और विंडो का साइज भी -0.50 हमने लिया है। अब ये क्या चीज है विंडो, मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विड्थ हो गया जी आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। हाइट हो गया ये वाला आपका हाइट हो गया, और लेंथ हो गया जी ये वाला, ठीक है। अब हैंगर जो है, हैंगर कई अलग अलग तरीके से आते हैं। देखिए हैंगर जो है इस बॉक्स का पार्ट नहीं होता है, हैंगर को अलग से लगाए जाते हैं। प्लास्टिक का हैंगर होता है, ये बने बनाए भी मिल जाते हैं या फिर बनवा भी सकते हो। जो डिस्पोजल का सामान वगैरह बनाते हैं, या ग्लास हो गया, प्लेटें हो गई, वो लोग भी बना देते हैं, या फिर प्लास्टिक की जो क्रॉकरी वगैरह होते हैं वो लोग बनाते हैं, वो लोग भी बना देते हैं। अगर स्पेशल टाइप का आपको हैंगर बनवाना है तो उनसे बनवा सकते हो, वरना ये बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस साइज को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ मैं, और फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे। तो आगे जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाएंगे प्रिंट में, और प्रिंट में आकर कोई भी साइज ले लेंगे। मैं एक साइज ले रहा हूँ और यहाँ पे रख देंगे कुछ नेम। क्या नेम रखे जी? विंडोज हो गया, विंडो 25% हैंगिंग बॉक्स कर देते हैं, ठीक है जी। अब यूनिट मैं ले रहा हूँ जी सेंटीमीटर में। ओरिएंटेशन या कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपने डिजाइन कैसे करना है ये सोच के चलिए। ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे
पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, तो पोर्ट्रेट का मतलब मैं इसको वर्टिकली डिजाइन करूंगा, ठीक है, वर्टिकली बनाऊंगा। आप वर्टिकली नहीं बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हॉरिजॉन्टल भी इसको बना सकते हो, तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। आर्टबोर्ड नहीं लेंगे, ब्लीड को भी छोड़ देंगे, एडवांस ऑप्शन में आके सीएमवाई का कलर मोड लेंगे और रास्टर इफेक्ट में 300 ppi लेके क्रिएट कर देंगे। तो ये लीजिए जी, हमारा एक आर्टबोर्ड आ गया और कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो हमने साइज दिया था, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके इसको साइड में उठा के रख देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और साइज हम ले लेंगे, ठीक है। विड्थ हम लेंगे जी 7 सेंटीमीटर और हाइट हम लेंगे 10 सेंटीमीटर और ये लीजिए जी, हमारा एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब मैं एक्चुअली क्या है कि इसको मैं इस तरह से डिजाइन करूं, मैं इसको रोटेट कर देता हूं ऐसे करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है इसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि विड्थ की जगह हाइट और हाइट की जगह विड्थ ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ जी, यहाँ से 7 सेंटीमीटर को कट कर रहा हूँ और हाइट में मैं पेस्ट कर देता हूँ और हाइट की जो वैल्यू थी मैं उसको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और फिर से मैं एक साइज ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं विड्थ में मैं इसको 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और हाइट में मैं इसको 7 सेंटीमीटर लेके, ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस ये वैल्यू सेम होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊं और फिल को हम खत्म कर देंगे, स्ट्रोक लेंगे, स्ट्रोक का विड्थ 1 पॉइंट मैंने रखा है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये है जी बैक साइड, तो बैक साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बैक साइड क्या चीज है, ये जो पीछे के साइड में है ये है जी बैक साइड, ये फ्रंट साइड है, ये राइट, ये लेफ्ट, ये टॉप पार्ट, ये बॉटम पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गए जी बैक साइड में और इसकी एक कॉपी करके ऊपर लगाएंगे और ये हो गया जी हमारा राइट या लेफ्ट पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गए और इसका जो साइज लेंगे हम, यहाँ पे जो लेंथ में है 2.5 ये वाला लेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे 2 और वैल्यू लेंगे हम 2.5, ये लीजिए कुछ इस तरह से आ गया, राइट। ये वाला जो पार्ट है ये साइड वाले पार्ट है, ठीक है, राइट और लेफ्ट वाले पार्ट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी, इसमें हम बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे आएंगे फ्लिप लॉक, इसके साथ में आएगा जो बंद करने और खोलने के लिए होता है, उसको कहा जाता है फ्लिप लॉक, उसको बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इसी की कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देता हूँ। याद रखिए हमेशा कंट्रोल Y से बार बार चेक करते रहिए, इसको बिल्कुल सही से अटैच होना चाहिए, ठीक है जी। कंट्रोल Y से मैं वापस आ रहा हूँ। अब इसका साइज ले लेंगे सेम जो हमने यहाँ पे 2.5 लिया था, सेम वही। तो राइट की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर विड्थ में आ जाएंगे और 2.5 इसको ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब जी मैं इसका जो लॉक है ये इसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा फ्लिप लॉक, और इसका जो लॉक बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इसका जो साइज होगा इसको कैसे लेना है, देखिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाते हैं, राइट की तरफ ही लगाएंगे इसका रेफरेंस पॉइंट और विड्थ में आ जाएंगे, जो भी वैल्यू हो उसके साथ हम कर देंगे जी /3 एंटर। तो ये आ गया जी हमारे पास साइज। अब चाहो तो उसको थोड़ा सा राउंडेड आप कर सकते हो, राउंडेड करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए ये टकराएगा तो यहाँ से खराब हो जाता है, ठीक है, ये शार्प कॉर्नर जो है, तो थोड़ा सा इसको राउंडेड करना जरूरी होता है। तो कॉर्नर्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 0.5 मैं कॉर्नर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक लॉक के लिए कट भी बनाया जाता है, उसको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। तो अब आ जाते हैं ऊपर की साइड में और यहाँ पे हम बनाएंगे एंगल लॉक या फिर एंगल फ्लिप लॉक भी इसको कहा जाता है, एंगल की तरह बनाया जाता है। तो उसी का मैं इसका एक कॉपी करके इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको पकड़ के इसके बराबर लेके आएंगे,
कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और अब मैं ये करूंगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले 0.2 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर, एक छोटा सा रेक्टेंगल, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर दूं तो सही से आपको समझ में आएगा। मैं CMYK का कलर मोड यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रिंटिंग के लिए इसको नहीं भेजूंगा, तो इसलिए मैं CMYK कलर मोड से निकल के HSB में जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने रेड कर दिया और इसका एक और मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे अलाइन करूंगा बॉटम राइट पे, ठीक है जी। अब दूसरा जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं सेंटर में रेफरेंस पॉइंट लगा दूं। विड्थ में हम ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर और इसको भी हम कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा वाला, ठीक है। इसको ऊपर की साइड में करेंगे, ठीक है। तो राइट एंड टॉप पर कर देंगे इसको, कुछ इस तरह से। तो इतना होने के बाद जी अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इस रेक्टेंगल को, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, रूलर आ जाते हैं, ये देखिए रूलर आ गया। यहाँ से गाइडलाइन लेके इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके सही जगह पे लगाइए इसको। और एक गाइडलाइन हम लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसी गाइडलाइन को हम यहाँ पे भी लगाएंगे। एक गाइडलाइन ऐसे लगा दिया हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल में, इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं एक काम ये करूंगा, एक और यहाँ पे लगा देंगे गाइडलाइन, एक सेंटर में गाइडलाइन यहाँ पे लगा देंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अब एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और एक एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे। इतना होने के बाद जी अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और एंकर पॉइंट को लेके आ रहा हूँ ऐसे करके। अब इस वाले एंकर पॉइंट को मूव कराते हुए, देखिए ये वाले एंकर पॉइंट को मैं पहले इस रेक्टेंगल को हटा दूं, ये डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को मूव कराते हुए यहाँ तक लेके आना है और ये वाले एंकर पॉइंट को यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह से मूव कराते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, देखिए कुछ इस तरह का एक एंगल आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको तो काम खत्म। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और ये वाला एंकर पॉइंट को यहाँ पे देखिए हमने एक एंकर पॉइंट को ऐड किया था, तो एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाले एंकर पॉइंट, ठीक है जी। और साथ में ऊपर वाले एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको 2 टाइम्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब भी हम नज का यूज करेंगे, नज मतलब जब भी हम कीबोर्ड के एरोस की से किसी भी चीज को मूव करेंगे उसको कहा जाता है नज। और नज को सेट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उसके लिए हम जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस, जर्नल, और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट में आप देख रहे हो 0.1 सेंटीमीटर, इसको सेट कर लीजिए और 1 and 2। अब ये मूव हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इतना होने के बाद आप देख सकते हो ये एक एंगल की तरह इस तरह से बन गया है, ठीक है। अब ये जितने भी गाइडलाइन है इनका काम खत्म, इनको चाहो तो हटा दो और इसको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा राउंड करना पड़ता है ताकि ये टकरा कर खराब ना हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 0.2 सेंटीमीटर, इसको हल्का सा राउंडेड इसको करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, एक कई बार हमसे सवाल ये किया जाता है कि सर इसको एंगल की तरह क्यों बनाया जाता है, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इस बॉक्स में एक खास बात है, एक और चीज मैं आपको थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी मैं ये करूंगा जी, अब ये हो गया हमारा बैक साइड, ये राइट का साइड, और अब हम बनाएंगे जी इस वाले फ्लिप एंगल को इस साइड में लेके आएंगे, ठीक है। इसकी एक कॉपी करके मैं इस साइड में लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट सेंटर में लगा के इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं ये करूंगा जी, इतने पार्ट को मैं कॉपी करूंगा और नीचे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे कर,
ठीक है, अब इसको फ्लिप भी करना है इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे एक लॉक के लिए कट बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे और विड्थ में ले लेंगे 0.1 सेंटीमीटर और हाइट में ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। याद रखना हमने यहाँ पे कितना लिया था, 0.5, तो इसको भी इतना ही रखना है। ओके किया, एक छोटा सा इस तरह से रेक्टेंगल आ गया। अब इसका क्या काम है मैं अभी समझाता हूँ आपको। इसको उठाएंगे, पहले तो इसको अलाइन कर लीजिए यहाँ पे इसके साथ। पहले तो हम इसको लेफ्ट एंड टॉप पे अलाइन करेंगे और देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये सेंटर पॉइंट आपको दिखा रहा है, इसका ये वाला एजिस सेंटर तक लेके आएंगे मूव कराते हुए, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल टच करा के नहीं रखना है। इसकी एक कॉपी कर लेंगे और स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और राइट क्लिक करके मेक कंपाउंड पाथ करेंगे और इस वाले पार्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पाथ फाइंडर में जाएंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं अब ये करूंगा, इस वाले पार्ट की एक कॉपी कर लूंगा, इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे करके, यू करके और फ्लिप कर देंगे और इसको मूव कराते हुए यहां तक लेके आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक। मैं इन सबको उठाकर पहले तो मैं साइड में कहीं कर दूं ऐसे। अब एक चीज और रह गया यहाँ पे, ग्लू टैब, ग्लू मार्जिन या ग्लू टैब भी आप कह सकते हो, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इसी की ये कॉपी करके इसके ऊपर लगा देता हूँ ऐसे करके। इतना होने के बाद जी इसका जो साइज लेंगे 1 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है कि आपका बॉक्स कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और हाइट में आएंगे 1 सेंटीमीटर इसको कर देंगे कुछ इस तरह से और इसको थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है। याद रखना बहुत ज्यादा तिरछा मत करना क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए है और छोटा सा बॉक्स है ये, ठीक है। तो इसको 2 टाइम्स करेंगे यानी कि 0.2 सेंटीमीटर इसको थोड़ा सा मूव करेंगे राइट की तरफ, 1 और 2, बस इतना काफी है। इसी तरह से इसको भी करेंगे 1, 2 इस तरह से और थोड़ा सा चाहो तो उसको भी राउंडेड आप कर सकते हो। तो मैं इसको 0.2 सेंटीमीटर इसको राउंड, थोड़ा सा मैंने राउंड कर दिया है, राइट। सो इतना होने के बाद अब देखिए मैंने एक चीज आपको दिखाया था कि यहाँ पे हैंगर भी लगाया जाता है, ठीक है। इसको बाहर से नहीं, इसको अंदर से लगाया जाता है, अंदर से बाहर की तरफ निकाला जाता है और अंदर इसको पेस्ट कर दिया जाता है। अब बहुत से लोग पेस्ट नहीं भी करते हैं, बस अंदर से डाल के इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। कुछ लोग उसको पेस्ट भी करते हैं, तो देख लेना आपको कैसा करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक स्पेस बनाएंगे उस हैंगर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है जी। तो हैंगर को बाहर निकालने के लिए स्पेस जो है वो हमेशा याद रखना बैक साइड में होता है, फ्रंट साइड में मत बना देना उसको। तो उसके लिए मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ और डिपेंड करता है कि हैंगर आप कितना बड़ा कितना छोटा लगा रहे हो, तो डिपेंड उस पर भी करता है, ठीक है जी। तो मैं इसको विड्थ तो 0.1 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ और हाइट जो लेंगे वो 2 सेंटीमीटर हम कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको पहले तो मैं इसके साथ अलाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे और इस तरह से अलाइन करेंगे। अब वही काम करेंगे, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इसका जो ये वाला एजिस है ये सेंटर पॉइंट तक लेके आएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, शिफ्ट की दबा लीजिए और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। पहले तो इसको अलाइन करेंगे, तो अलाइन के लिए पहले तो अलाइन के पैनल में जाएंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड, और उसके बाद सेंटर अलाइन इसको कर देंगे कुछ इस तरह से। मैं ये कर रहा हूँ जी, इसके आर्टबोर्ड को थोड़ा सा छोटा भी कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा छोटा भी इसको कर दिया है, ठीक है।
वापस से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे और इसका एक पार्ट ये वाला या ये वाला पार्ट इसकी एक कॉपी कर लेंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। ऑलराइट, तो अब हम क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे। क्रीज लाइन जहाँ से फोल्ड किया जाता है, ठीक है। अब क्रीज लाइन में हमेशा याद रखना अंदर के जो लाइन है उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है, बॉर्डर की लाइनों को सेलेक्ट नहीं करना है। साथ में जहाँ पे हम हैंगर को बाहर निकालेंगे इसको भी सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेयर में आ जाते हैं, एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम क्रीज लाइन रखेंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और कुछ इस तरह से सेलेक्ट कीजिए ऐसे, और कुछ इस तरह से, फिर कुछ ऐसे। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ और यूं करके फिर यूं करके सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। पहले हम उसको चेक करेंगे कि हमने सही सेलेक्ट किया है या नहीं। देखिए कंट्रोल एक्स अगर प्रेस कीजिए तो देखिए बीच के जितने भी लाइन है वो सारे गायब हो गए, ठीक है। ये बॉर्डर वाली लाइन और यहाँ पे जहाँ से हम हैंगर को बाहर निकालेंगे वो वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस लेके आ रहा हूँ और इसकी कॉपी हम करेंगे। कॉपी कर लिया, पेस्ट हम करेंगे क्रीज लाइन वाले लेयर पे, पेस्ट इन प्लेस, ये हो गया पेस्ट। अब इसी को सेलेक्ट ही रहने देंगे, कलर को हम चेंज कर देंगे। तो कलर को इस तरह से सियान ब्लू, जो आपको ठीक लगता है। मैं ज्यादातर ब्लू ही करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह का ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। अब डैश लाइन लेना चाहूँ तो स्ट्रोक में आ जाना और डैश लाइन यहाँ पे 5 पॉइंट का एक डैश लाइन हमने ले लिया। ये देखिए डैश लाइन चल रहे हैं, ठीक है जी। इतना होने के बाद वापस आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए क्रीज लाइन को मैं हाइड कर रहा हूँ और नीचे वाली लाइन में वापस आ रहा हूँ। इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, यूं कर सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो लाइन है इसको डी सेलेक्ट करना है, याद रखना इसको डी सेलेक्ट जरूर कर लेना। डी सेलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में जाएंगे और इसको यूनाइट कर देंगे, क्योंकि हमने अब ब्लीड क्रिएट करना है, ठीक है। अब डी सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसको बाहर वाले को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और यहाँ पे ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और ब्लीड हम ले लेंगे 0.3 सेंटीमीटर। मिनिमम इतना होता है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। ओके कर रहा हूँ और पहले तो इसको इस वाली लेयर से निकालेंगे, कट करेंगे इसको और एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नेम देंगे ब्लीड और पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। कलर भी इसको चेंज कर देंगे। बहुत से लोगों ने कहा है इसका कलर चेंज क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, वरना आप जहाँ से प्रिंट कराओगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये रेड कलर का जो लाइन है इसको देखकर समझ जाएंगे कि ये ब्लीड है, ठीक है जी। तो ये देखिए जी ब्लीड आ गया। अब ये जो नीचे वाला बचा है, मैं ब्लीड को पहले हाइड कर दूं, जो नीचे वाला बचा है ये हमारा हो गया डाई लाइन, ठीक है जी। तो पहले उससे पहले ये करेंगे कि जी मैं पहले इसको नेम दे दूं पहले, तो डाई लाइन नेम देंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस पे, ये जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे रखा है पहले इनको सबको शो करेंगे ऐसे करके। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। अब याद रखिए यहाँ पे हमने क्या वैल्यू लिया है, -0.50, ठीक है। इसी वैल्यू को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ में जाएंगे और यहाँ पे -0.50, ठीक है। ये हमने एक बार ले लिया, एक बार और सेलेक्ट करके सेम वही वाला वैल्यू लेंगे, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ और ये देखिए एक और आ गया, ठीक है जी, एंड 50 ऐसे कर, ठीक है जी। अब अंदर वाला जो है ये हो गया जी हमारा विंडो, ठीक है। इसको चाहो तो थोड़ा सा राउंडेड भी कर सकते हैं हम, तो चारों कोनों से थोड़ा थोड़ा राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाला ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट शीट। अगर आपने अजीब व गरीब सा कोई विंडो बनाया है, देखिए यहाँ पे हमने जो विंडो बनाया है वो रेक्टेंगल में है। अब रेक्टेंगल के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, रेक्टेंगल के लिए सीधा सीधा आपने कोई ट्रांसपेरेंट शीट जो आप अंदर से लगवाओगे, कितने जीएसएम का है डिपेंड उस पर करता है, उस शीट का साइज लेके कटवा लेना और फिर बाद में पेस्ट उसको करवा देना, ठीक है। अगर अजीब सा कोई शेप आपने लिया, अजीब सा शेप का मतलब अजीब सा कोई इस तरह का आपने विंडो बनाया,
या फिर इस तरह का विंडो बनाया है, या फिर इस तरह का विंडो बनाया है, इसके लिए आपको डायलाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो डायलाइन बनाना पड़ेगा। वैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने कहा। तो ये हो गया जी हमारा शीट के लिए डायलाइन। और ये वाला जो है रेक्टेंगल, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको उठाकर यहाँ कहीं लगा देंगे। देखिए सही जगह पे आपने लगाना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सही जगह पे। इसको हमने अलाइन के लिए यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि पर के सारे हाइड कर रहा हूं मैं, और ये वाला जो हमारा विंडो है इस वाले रेक्टेंगल के साथ अलाइन हम कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसका काम खत्म, चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो, इसकी जरूरत हमें अब नहीं है। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद इन सब को हमने सेलेक्ट करना है, ऐसे करके राइट क्लिक करना है और इसको कर देंगे मेक कंपाउंड पाथ। ये हो गया जी हमारा डायलाइन। ठीक है जी, ये हो गया बॉक्स का डायलाइन, और ये वाला जो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट शीट का डायलाइन। ठीक है, मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड की एक कॉपी कर रहा हूँ। इस वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना, मूव आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड, वरना आपका आर्ट वर्क भी कॉपी करके यहाँ पे आ जाएगा। और इसको उठाकर पहले तो अलाइन टू आर्ट बोर्ड कर देते हैं, ऐसे करके। ठीक है जी, और इसको अलग से लेयर में रखना चाहो रख सकते हो। इसके लिए मैं एक न्यू लेयर और ले रहा हूं, और विंडो डायलाइन कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं विंडो डायलाइन ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ लेयर, और एडिट में जाके पेस्ट इन पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इस वाले लेयर को सबसे ऊपर, उसके नीचे हम रखेंगे डायलाइन वाले लेयर को, ब्लीड वाला लेयर सबसे नीचे, क्रीज लाइन वाला बीच में आएगा। सबको मैं शो कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये था जी हमारा बॉक्स। अब इसके बारे में आ जाते हैं। देखिए बहुत से लोगों ने कहा है कि इसको इस तरह से ही क्यों बनाया जाता है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये एंगल की तरह रहेगा ये वाला पार्ट, और इसकी जो दूसरे साइड में आएगा, ठीक है, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो अंदर वाला जो कोई भी प्रोडक्ट है वो बाहर आने से उसको रोकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ये लॉक बनाया गया है, ये वाला जो लॉक है, इतना जो कटा हुआ है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के अंदर आके फंस जाता है। ठीक है, इस तरह का कोई बॉक्स हो आपके पास, उसे एक बार खोल के देखना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आके फंसता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इतना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेके एक बार फिर से आऊंगा एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।